हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीडीएम क्लासेस। आज के इस लेक्चर में हम पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने इसके पहले भी ग्रामर के सेंटेंस के 2 वीडियोस अपलोड किए हैं, जिसमें पहला वीडियो है सेंटेंस पार्ट 1 के नाम से, जिसमें हमने सेंटेंस के बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस किया है। और इसके बाद सेंटेंस पार्ट 2 के नाम से दूसरा वीडियो है, जिसमें हमने पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस किया है। यदि आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं और इस चैनल पर नए हैं तो वीडियोस को जो है अंत तक देखें, और यदि वीडियो समझ में आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो यदि लाभप्रद हो तो आप अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर भी करें। ठीक, तो चलिए आज के इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। तो पहले हम जान लें कि प्रेडिकेट कहते किसे हैं। प्रेडिकेट इज़ अ पार्ट ऑफ सेंटेंस which tells us what subject is or what subject does। प्रेडिकेट सेंटेंस यानी वाक्य का वह भाग होता है which tells us, जो कि हमें बताता है what subject is, मतलब सब्जेक्ट या जो आपका हेड वर्ड होता है वो what subject is, सब्जेक्ट क्या है, अथवा what subject does, सब्जेक्ट क्या करता है। अर्थात किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट के बारे में बताता है या फिर सब्जेक्ट क्या कर रहा है उस बारे में चर्चा करता है, तो वो क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। ठीक, इसका अगर हम एग्जाम्पल एक देख लेते हैं। पहले एग्जाम्पल को देखते हैं। लिखा है बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। तो यहाँ पर आर फ्लाइंग इन द स्काई, आकाश में, आसमान में उड़ रहे हैं। कौन? पक्षियाँ, चिड़िया आकाश में उड़ रही हैं। तो यहाँ पर चिड़िया क्या कर रही है? उड़ने का काम कर रही है ना। तो जो उड़ने का काम कर रही है ये इसी हेडवर्ड या सब्जेक्ट के बारे में ही, तो उसके कार्य के बारे में बता रहा है कि क्या कर रहा है। तो ये पार्ट जो हो गया यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये आपका प्रेडिकेट का पार्ट हो गया, जो सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है कि सब्जेक्ट उड़ने का काम कर रहा है। इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल है माई फ्रेंड इज़ अ डांसर। तो ये क्या हो गया, व्हाट माई फ्रेंड इज़, मेरा मित्र क्या है, इज अ डांसर, उसके बारे में बता रहा है ना कि इज अ डांसर, एक नृत्य करने वाला। ठीक, माई फ्रेंड इज़ अ डांसर। ठीक, तो यहाँ पर मेरे मित्र के बारे में क्या बता रहा है कि वह एक डांसर है। ठीक है, उसके बाद आप प्रेडिकेट जनरली समझ गए होंगे कि प्रेडिकेट क्या होता है। फिर आप यहाँ देखे होंगे कि प्रेडिकेट जो है कई वर्ड से मिलकर बना है। तो प्रेडिकेट के अलग अलग पार्ट्स हैं, तो हम उनको भी जान लें कि प्रेडिकेट के अलग अलग पार्ट्स क्या हैं। प्रेडिकेट का जो साधारण फार्मूला है कि प्रेडिकेट में वर्ब होता है प्लस ऑब्जेक्ट होता है और कॉम्प्लीमेंट होता है। अब इन वर्ड्स को कैसे डिवाइड किया गया है और ऑब्जेक्ट को, कॉम्प्लीमेंट को कैसे डिवाइड किया गया है उसको हम देख लेते हैं। अब वर्ब यहाँ पर 2 होते हैं, एक तो होता है हेल्पिंग वर्ब और दूसरा मेन वर्ब होता है। जैसे इस एग्जांपल में अगर हम देख लेते हैं तो यहाँ बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, ये जो मेन वर्ब है ये फ्लाइंग है। असल में चिड़िया कर क्या रही, उड़ रही है ना, उड़ने का काम चिड़िया कर रही है। तो यहाँ 2 वर्ब हैं, जो मेन वर्ब है जो काम डायरेक्टली प्रेजेंट करता है कि उड़ रही है, तो ये उड़ना जो है ये मेन वर्ब हो जाता है। उसके बाद जो ये आर है ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो जाता है। उसी तरीके से यहाँ पर माय फ्रेंड इज़ अ डांसर, तो यहाँ पर इज जो है ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट में एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उसमें लिविंग थिंग्स की बात होती, और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो नॉन लिविंग थिंग्स होता है। एज एग्जांपल अभी जब हम इसको समझेंगे तो एग्जांपल के साथ हम इसको देखेंगे।
उसके बाद कॉम्प्लीमेंट होता है। कॉम्प्लीमेंट एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, दूसरा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के अंतर्गत जो कॉम्प्लीमेंट या जो भी कोई बात कही गई होती है वो सब्जेक्ट से रिलेटेड होती है, सब्जेक्ट के बारे में कही हुई होती है। उसके बाद ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में ऑब्जेक्ट के बारे में बात कही गई होती है। ठीक, अब चलिए हम इसको अलग अलग देख लेते हैं कि वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, कॉम्प्लीमेंट क्या है इस प्रेडिकेट में। ठीक, सबसे पहले हम वर्ब के बारे में जानेंगे। वर्ब इज ए वर्ड व्हिच शोज एन एक्शन डन बाय सब्जेक्ट और हेडवर्ड। तो वर्ब ऐसे शब्द होते हैं जो यह दिखाते हैं कि सब्जेक्ट अथवा हेडवर्ड जो होता है वो क्या कार्य कर रहा होता है। से उदाहरण में दिया है आई ड्रॉव ए कार, मैंने एक कार चलाई। ठीक, तो यहाँ पर जो वर्ड ड्रॉव है ये वर्ब है, यही दिखाता है कि इस आई के द्वारा क्या किया गया, कार के द्वारा कार को क्या किया गया, चलाया गया ना, कार को इसने ड्राइव किया, किसने, आई ने। तो ये सब्जेक्ट या हेडवर्ड ही तो है। और ये क्या है, आपका मेन वर्ब है। मेन वर्ब क्या दिखाता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, वास्तव में सब्जेक्ट के द्वारा क्या हो रहा है, कार को चलाया जा रहा है। दूसरे एग्जाम्पल में हम देखेंगे, जैसे आई एम लिविंग इन मुंबई, मैं मुंबई में रह रहा हूँ। तो यहाँ पर हेडवर्ड क्या है हमारा, हेडवर्ड जो है वो आई है, और उसके द्वारा जो वास्तव में कार्य हो रहा है वो क्या हो रहा है, रहने का कार्य। कहाँ पर, मुंबई में। तो ये रहने का काम कर रहा है। यहाँ पर लिविंग जो है, लिव मीन्स रहना, ये आपका मेन वर्ब हो जाएगा। ठीक, तो मेन वर्ब आप समझ गए होंगे। फिर मेन वर्ब दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हेल्पिंग वर्ब, दूसरा मेन वर्ब होता है। वर्ब जो है दो प्रकार के होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब, दूसरा मेन वर्ब होता है। हेल्पिंग वर्ब जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, कैन, विल, शैल एक्सेट्रा, इस तरीके से कई प्रकार के हेल्पिंग वर्ब होते हैं। ठीक, जैसे एग्जांपल हम इसका देख लेते हैं। इधर भी एग्जांपल है एक, आई एम लिविंग इन मुंबई। तो यहाँ पर एम शब्द जो आया है ये तो आपका मेन वर्ब हो गया, जो बताता है कि आई के द्वारा क्या किया जा रहा है, मुंबई में रहा जा रहा है। उसी प्रकार से अब यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब आया है हैव। हैव जो है ये हेल्पिंग वर्ब है। आई हैव ए पेन, यहाँ पर हैव हेल्पिंग वर्ब है जो दिखाता आई हैव ए पेन, मेरे पास एक कलम है। तो ये आई को डिनोट कर रहा है कि उसके पास है या वह रखता है। तो ये हैव जो है इस आई के लिए हेल्पिंग वर्ब है। ठीक, अब उसके बाद हम देखेंगे कि मेन वर्ब क्या होता है। मेन वर्ब, इट इज़ अ वर्ड which tells us exactly what work is doing। मेन वर्ब वह शब्द होता है जो वास्तव में बताता है कि क्या काम हो रहा है। जैसे आई ड्रोव ए कार, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कार को धक्का नहीं दे रहा, चला रहा है। मैंने कार को चलाया, धक्का नहीं दिया था। एग्जैक्ट बता रहा है कि मैंने क्या कार्य किया था। ठीक, उसी तरीके से हम दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, ही इज़ लाफिंग लाउडली, वह तेजी से हंस रहा है। तो एग्जैक्ट काम क्या कर रहा है, वो हंसने का काम कर रहा है। ठीक, तो ये जो है हंसने का काम कर रहा है। यहाँ पर ये जो हंसना इसका हुआ, यही मेन वर्ब मुख्य क्रिया है, और इज जो है ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। तो हेल्पिंग वर्ब इसी तरीके से कुछ और हेल्पिंग वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब आप समझ गए होंगे। और मेन वर्ब क्या होता है, जो वाक्य में एग्जैक्टली बताता है ठीक तरीके से कि क्या काम हो रहा है। जैसे यहाँ हंसना, ठीक, यहाँ पर रहने का काम, यहाँ पर ड्राइव ए कार, तो यहाँ कार चलाने की बात हो रही है। तो कार को चलाना ये मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब हो गया। ठीक है, अब वर्ब जो होता है वह प्रेडिकेट का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है। बिना वर्ब के प्रेडिकेट का कोई मतलब ही नहीं है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर एक सब्जेक्ट को छोड़ दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है, उसके बाद जो भी शेष भाग बचता है वो प्रेडिकेट होता है। तो प्रेडिकेट में या तो सब्जेक्ट डूअर के रूप में होगा या फिर सब्जेक्ट इस रूप में होगा कि उसके बारे में कोई बात कही गई हो। अगर बात कही जाती है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ती है, और यदि
सब्जेक्ट यानी हेड वर्ड के द्वारा कोई कार्य हो रहा होता तो उसमें मेन वर्ब की ज़रूरत होती है, लेकिन मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ती ज़रूर है। इसलिए प्रेडिकेट में वर्ब जो है इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो वर्ब जो है प्रेडिकेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिना वर्ब के प्रेडिकेट का कोई मतलब ही नहीं। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे ऑब्जेक्ट के बारे में। ऑब्जेक्ट इट इज़ अ वर्ड which tells what the verb is acting। ऑब्जेक्ट वह शब्द होते हैं जो यह बताते हैं कि वर्ब इज़ एक्टिंग, वर्ब क्या कर रहा है। जैसे अगर वर्ब पढ़ना हुआ तो क्या पढ़ रहा है, लिखना तो क्या लिख रहा है, अगर खाना हुआ तो क्या खा रहा है, खेलना हुआ तो क्या खेल रहा है। जैसे उदाहरण दिया है यहाँ पर, राम इज़ प्लेइंग क्रिकेट। तो प्लेइंग यहाँ पर क्या है, ये प्लेइंग है मेन वर्ब, ये क्या है हमारा मेन वर्ब। ठीक, अब ये प्लेइंग से ही अगर हम प्रश्न पूछते हैं कि क्या खेल रहा है, तो यहाँ एक उत्तर आता है क्रिकेट खेल रहा है। तो क्रिकेट क्या हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो इसी वर्ब से प्रश्न करने पर अगर हम प्रश्न करते हैं से व्हाट, और होता है एक वर्ड whom, टू whom, इन सब से प्रश्न करने पर अगर हम वर्ब से प्रश्न करते हैं तो हमको ऑब्जेक्ट मिल जाता है। यहाँ पर राम खेल रहा है, क्या खेल रहा है, क्या प्रश्न करने पर व्हाट इज़ प्लेइंग राम, तो यहाँ पर क्रिकेट खेल रहा है ना, क्रिकेट हो गया ऑब्जेक्ट आपका। और दूसरा एग्जाम्पल है कैट इज़ स्लीपिंग अंडर द ट्री। अब यहाँ पर यदि आप व्हाट, whom या टू whom, क्या, किसे, किसको, किससे, इस तरीके से अगर प्रश्न करते हैं स्लीपिंग से, तो यहाँ पर कोई उत्तर नहीं मिल रहा आपको, अर्थात यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं। तो ऐसे भी सेंटेंस या ऐसे भी प्रेडिकेट के पार्ट्स आपको मिलते हैं जिसमें ज़रूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट हो ही, ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और ऑब्जेक्ट नहीं भी हो सकता है। ठीक, अब ऑब्जेक्ट के दो पार्ट्स होते हैं, दो तरीके का होता है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट। डायरेक्ट क्या होता है, इट इज़ नॉन लिविंग, यह निर्जीव। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंतर्गत निर्जीव आता है। निर्जीव वस्तु की कोई चर्चा की गई हो ऑब्जेक्ट में तो वह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वह लिविंग यानी सजीव होता है। इसका अगर उदाहरण हम देखते हैं, जैसे यहाँ पर है माई टीचर टीचेज मी इंग्लिश। तो यहाँ पर माई टीचर मेरे अध्यापक, टीचर्स पढ़ाते हैं, मी मुझे इंग्लिश। अब यहाँ पर ये जो है ये दो ऑब्जेक्ट हैं, ये पहला ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपका दूसरा ऑब्जेक्ट। यहाँ पर मी मीन्स मुझे, तो मैं एक सजीव हूँगा ना, जीवित व्यक्ति हूँ मैं, तो यहाँ पर मी क्या हो जाएगा, ये लिविंग हो जाएगा। लिविंग के लिए ये क्या हो जाएगा, ये इनडायरेक्ट हो जाएगा। और इंग्लिश चल फिर तो नहीं सकता है, इंग्लिश खुद बोल नहीं सकता है, हम इंग्लिश को बोलते हैं, तो इंग्लिश यहाँ पर क्या है नॉन लिविंग है, इसलिए ये क्या हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इस तरीके से समझ में आया। इसका दूसरा उदाहरण है, जैसे ही गेव मी 5 पेन्स, उसने मुझे 5 कलम दिया। तो यहाँ पर ही गेव मी मुझे, तो मैं सजीव यहाँ पे हूँ, 5 पेन्स ये निर्जीव है यानी नॉन लिविंग है, 5 कलम, तो ये आपके क्या हो जाएंगे निर्जीव जो है ये डायरेक्ट हो जाएंगे जो नॉन लिविंग है, और जो लिविंग है वो इनडायरेक्ट हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट आपको समझ में आ गया होगा कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, और ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। और ऑब्जेक्ट व्हाट, whom और टू whom इनसे प्रश्न अगर किया जाता है तो हमको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, जब हम वर्ब से रिलेटेड करके इसको रिलेशन देते हुए प्रश्न करेंगे तो। ठीक, अब इसके बाद हम ऑब्जेक्ट भी हो गया, पढ़ेंगे इसके बाद हम कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं। ठीक, कॉम्प्लीमेंट इट इज़ अ वर्ड, फ्रेज और क्लॉज दैट इज़ नेसेसरी टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ अ गिवन एक्सप्रेशन। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, वो एक शब्द या फिर फ्रेज मीन्स होता है वाक्यांश, अथवा क्लॉज मीन्स उपवाक्य होता है,
हो सकता है, दैट इज़ नेसेसरी, जो आवश्यक होता है, टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ गिवन एक्सप्रेशन, जो भावनाएं या जो भाव दिया गया होता उसके मीनिंग को, उसके अर्थ को पूर्ण करने के लिए आवश्यक होता है, वो कॉम्प्लीमेंट होता है। कॉम्प्लीमेंट की ज़रूरत क्या होती है कि जो भी भाव दिया गया था उसको हम पूरा करने के लिए इन शब्दों को या जिन उपवाक्यों को या जिन वाक्यांशों का प्रयोग करते हैं उनको हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। जैसे उदाहरण में देखा जाए, द अर्थ मूव्स, पृथ्वी घूमती है। फिर कहा कि राउंड द सन, सूर्य के चारों तरफ। तो सूर्य के चारों तरफ किसके बारे में कहा जा रहा है? इसी पृथ्वी के बारे में ना, कि पृथ्वी क्या करती है, सूर्य के चार घूमती तो है ही, मूव्स चक्कर लगाती है, लेकिन कहाँ? राउंड द सन, सूर्य के चारों तरफ। ये पृथ्वी के बारे में बता रहा कि वह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। ठीक, इसी प्रकार अब इसके बाद इसका हम जब दो पार्ट्स हैं उनके बारे में जानेंगे तो उसके एग्जाम्पल के बेस पे समझ लेंगे कि कॉम्प्लीमेंट होता क्या है। जैसे पहला इसमें है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? इट इज़ एन एडजेक्टिव और ए नाउन दैट डिफाइंस समथिंग अबाउट सब्जेक्ट। यह जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है यह सब्जेक्ट के बारे में कोई बात बताता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया है, माई न्यू शर्ट इज़ इन ब्लू कलर। तो ये जो है सब्जेक्ट क्या है इसमें? माई न्यू शर्ट, मेरा नया शर्ट, इज़ इन ब्लू कलर, तो मेरा नया शर्ट कैसा है उसके बारे में बता रहा है ना। इन ब्लू कलर, नीले रंग में है, तो सब्जेक्ट के बारे में ही तो बता रहा है ये कि नीले रंग में है, तो ये आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। यही कॉम्प्लीमेंट है जो इस सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है कि यह ब्लू कलर में, नीले रंग में है। इसी तरीके से इसका एक दूसरा उदाहरण देखेंगे हम कि द ड्राइवर सीम्स टू बी टायर्ड। तो यहाँ पर द ड्राइवर सीम्स टू टायर्ड, तो ड्राइवर कैसा दिख रहा है? टायर्ड, मतलब थका हुआ। तो टायर्ड जो थका हुआ है ये किसके बारे में कहा जा रहा है? थका हुआ शब्द ड्राइवर के बारे में कहा जा रहा है ना, तो ड्राइवर थका हुआ है और टायर्ड शब्द यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है जो ड्राइवर के बारे में बता रहा है कि वह थका हुआ है। फिर इसका दूसरा बिंदु है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, इट इज़ एन एडजेक्टिव, ए नाउन और फ्रेज दैट डिफाइंस समथिंग अबाउट ऑब्जेक्ट। यह जो है यह ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ बात बताता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? जो ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ चर्चा करे। जैसे द टीचर फाउंड राम स्लीपिंग, टीचर यानी अध्यापक फाउंड पाया, अध्यापक ने पाया राम को स्लीपिंग, सोता हुआ। अध्यापक ने राम को सोता हुआ पाया, तो राम के बारे में क्या बताया यहाँ पे कि वह सोता हुआ पाया गया है, तो राम के बारे में ही तो चर्चा हुआ है ना। इसके बाद इसका दूसरा उदाहरण है, जैसे ही गेव मी ए डैमेज्ड शर्ट। तो शर्ट यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसकी दशा, इसकी स्थिति बता रहा कैसा है, यही आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है कि डैमेज शर्ट है ना। शर्ट के बारे में बता रहा है कि ये डैमेज शर्ट है, तो जो सब्जेक्ट के बारे में बताए वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा और जो ऑब्जेक्ट के बारे में बताएगा वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे। और कॉम्प्लीमेंट होते क्या हैं? कॉम्प्लीमेंट्स आर द वर्ड, फ्रेज, क्लॉज दैट इज नेसेसरी टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ ए गिवन एक्सप्रेशन। जो भी वाक्य में जो भी भाव दिए गए होंगे उनको पूर्ण अर्थ देने के लिए कॉम्प्लीमेंट प्रयोग में लाया जाता है या उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो आप पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट को बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे। ठीक है, यदि आपने ग्रामर के इसके पहले के 2 वीडियोस को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में मैं उसके लिंक को दे रहा हूँ और उसको देख लीजिएगा। और यदि वीडियोस पसंद आते हैं तो उनको शेयर भी कीजिएगा, जिससे कि दोनों पार्ट्स देखने के बाद आपके पूरे डाउट्स सेंटेंस के बेस पर क्लियर हो जाएंगे। ठीक, आज के लेक्चर में बस इतना ही। धन्यवाद।